नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि बजट का प्रारूप तैयार हो चुका था, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। समीकरण, सारे राजनीतिक समीकरणों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बदल चुके हैं। और इसलिए भी ये बजट सत्र महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें कई निर्णायक फैसले होने हैं। निर्णय सबसे पहले स्पीकर को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर होना है। ये बात आपसे साझा कर चुका हूं कि स्पीकर अड़े हुए हैं। अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन बाध्यताएं हैं, मजबूरियां हैं और उनको इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा क्योंकि वो संवैधानिक पद है और संविधान से बंधे हुए व्यक्ति को हठ करना नहीं पड़ता है, वो संविधान के दायरे में चलता है। इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जब उनके साथ बहुमत नहीं है और वो बहुमत खो चुके हैं मूल रूप से, तब उनको अपना पद त्याग करना ही पड़ेगा। और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने कह भी दिया है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव होने के कारण नियमावली जो है सदन की, उसके अनुरूप सदन की कार्यवाही का संचालन वो नहीं कर सकते हैं। तो फैसला तो होने के पहले, यानी बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद निश्चित रूप से जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सभाध्यक्ष के खिलाफ और उस अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष करेंगे, बहुमत उनके खिलाफ है, इसलिए उनको पद त्याग तो करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तब की परिस्थितियां क्या बनती हैं, इस पर आपसे बातें अपनी साझा कर चुका हूं। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी जो बजट सत्र में ही नई सरकार के समीकरणों को लेकर है, बहुमत साबित करने को लेकर तरह तरह के कयास जो लगाए जा रहे हैं, वो सारे खोखले हैं और हवाबाजी है। मैं आपसे ये बात कह चुका हूं और सच्चाई भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार को बहुमत 128 का आंकड़ा है, वो बहुमत से काफी दूर है और इसमें कहीं कोई विभाजन की सूरत नहीं होने वाली है। जो दावे कर रहे हैं खेला होगा, वो सब बेमतलब की बातें हैं या फिर वो जनता को झांसे में रखने का काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं बहुमत को लेकर या विभाजन की बात जो की जा रही है वो हो सकता है, तो राज्यसभा के 6 सीटों पर जो निर्वाचन होना है, मतदान होना है, उसमें कैसे समीकरण बनते हैं, उसमें क्या होता है, उस दौरान कहीं कोई बात अगर नहीं तय हो पाई तो मत विभाजन हो सकता है और तब वोटों का समीकरण बिगड़ सकता है। वो कैसे होगा, ये समझने की आवश्यकता है। 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों में 2 सीटें निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में जा रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस मामले में माहिर है। वो निश्चित रूप से एक मुस्लिम को और एक यादव या किसी और समाज के किसी वर्ग के प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजेंगे। दूसरी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाएंगी। जिस तरह से संख्या बल है विधानसभा और विधान परिषद में, उस हिसाब से ये रेखांकित हो रहा है 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाएंगी और उन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी जातीय समीकरणों के आधार पर अपना प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजना चाहेगी, क्योंकि बिहार है और बिहार में जाति आधारित सब कुछ होता है, रोटी बेटी का मामला होता है और जात से अलग कोई
सोचता भी नहीं। बिहार में सबसे बड़ी विडंबना यही है। तो मैं राज्यसभा की बात कर रहा था, और राज्यसभा की 6 सीटों पर जो मतदान होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी जातीय आधारित समीकरणों पर केंद्रित प्रतिनिधियों को भेजेगी। नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये 4 सीटें और 6 सीटों में एक सीट निश्चित रूप से सत्तारूढ़ जनता दल यू के हिस्से में जाएगी। उसके पास 43 सीटें हैं। संख्या बल में जदयू तीसरे नंबर पर है। रही एक सीट, तो एक सीट के लिए घमासान होना तय है, और घमासान इस रूप में होगा कि एक सीट पर बड़े दांव चले जाएंगे। महागठबंधन में उसके बाद जदयू के बाद जो संख्या बल में सबसे बड़ी पार्टी है CPIML, 12 विधायक हैं उसके, वो कह रही है कि हमें ये मिलना चाहिए। और कांग्रेस, क्षमा करेंगे, संख्या बल में उसके बाद कांग्रेस है, उसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या 19 है। चौथे नंबर पर CPIML है। ये दोनों दल महागठबंधन के हिस्सा है। महागठबंधन में पहले जदयू था, लेकिन अब वोटों का समीकरण बदल चुका है। जदयू NDA का पार्ट है, लेकिन महागठबंधन में रसाकशी एक सीट को लेकर होनी है, और वो सीट कांग्रेस की है। जो अखिलेश सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी सीट है। वो राज्यसभा के सदस्य थे, और उनका समय सीमा समाप्त होने के बाद अब ये सीट खाली हुई है। इसे लेकर कांग्रेस का दावा तो बनता है, लेकिन घमासान इसलिए मैं कह रहा हूं कि CPIML जो 5वें नंबर की पार्टी संख्या बल के आधार पर है विधानसभा में, वो भी दावा कर रही है। CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को राज्यसभा में भेजे जाने की मांग वामपंथी पार्टियां उठा रही हैं, और कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट गया तो सत्तारूढ़ दल इस सीट को लपकने के लिए तोड़फोड़ कर सकता है। महागठबंधन के सारे दल, महागठबंधन एकीकृत होकर अगर चुनाव में उतरता है तब कोई बात नहीं है, तब तो आसानी से छठी सीट जिसे घोषित की जाएगी महागठबंधन के जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार के नाम दी जाएगी, वो जीत जाएगा। लेकिन अगर छठी सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हो गए, CPIML और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार गई, तब इसमें विभाजन हो सकता है। विधायक दल में विभाजन यानी जो व्हिप है उसे जारी व्हिप का उल्लंघन करते हुए पार्टी के विधायक दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, और उस मतदान में आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में बड़े धनबल का प्रयोग होता है, और धनबल से वोट खरीदे जाते हैं। अगर ये सब हुआ तो विभाजन निश्चित है, और महागठबंधन में ही दरार पड़ना स्वाभाविक है। तो इसलिए बात मैं कर रहा था कि ये विधानसभा मंडल का बजट सत्र कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होना है। बजट का प्रारूप जो बनाया था महागठबंधन सरकार ने, अब वो महागठबंधन सरकार बदल गई है, अब NDA सरकार है, तो इस बजट प्रारूप जो निर्धारित हो चुका था उसमें झलक अब नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में जो बजट पेश किया है, बजट में जिस तरह से झलक दिखी है, महिला विकासोन्मुखी, रोजगार को प्रमुखता देना, और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास के ज्यादा अवसर तलाशना, इन सारे मुद्दों पर ज्यादा फोकस होना स्वाभाविक है। वो बजट का प्रारूप फिर से बदला जाने वाला है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, बहुमत का नीतीश सरकार
के बहुमत का सिद्ध करना और उससे भी कहीं ज्यादा ये राज्यसभा की 6 सीटों पर होने वाला चुनाव है। इसमें बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी और जो चीजें तय हो जाएंगी वो यही है कि इस बार आर या पार यानी महागठबंधन विभाजित होता है या फिर एनडीए में कोई टूट होती है। मैं आपसे कह चुका हूं एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए टूटने वाला नहीं है और जो दावे कर रहे हैं खेला करने के उन्हें अपना घर बचाने की परवाह करनी चाहिए। टूट कहीं उधर ना हो जाए, भगदड़ कहीं उधर ना मच जाए, देखना उन्हें चाहिए। लेकिन हाँ, वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे वीडियोज पर देना न भूलिए। आज के अंक में बस इतना ही, फिर किसी और विषय पर बात करेंगे हम। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।